हे व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हो द एंग्री इंडियन शो और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि डीआरडीओ की तरफ से आ रही है। तो डीआरडीओ ने बेसिकली माइक्रो बोलोमीटर्स और साथ ही साथ एफपीएएस को भी डेवलप कर दिया, मतलब कि फोकल प्लेन एरेज को। जो बोलोमीटर्स का बेसिकली काम होता है, मतलब माइक्रो बोलोमीटर्स का जो कि काम होता है, वो एक तरीके का थर्मल कैमरा में इसको यूज़ किया जाता है, जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन हो गए या फिर बाकी सारी चीज़ें हो गई, जैसे कि डिटेक्टर मटेरियल हो गए या फिर हीट डिटेक्शन की टेक्निक हो गई। उन सारी चीज़ों को ये अच्छी तरीके से स्कैन कर सकता है। ये सारी चीज़ें बेसिकली मिसाइल में ही लगाई जाएंगी, मतलब जो कि हमारा अस्त्र मिसाइल हो रहा है या फिर और भी जितने IIR सीकर वाले मिसाइल होंगे इंडिया के, उन सभी चीज़ों में ये चीज़ें इंटीग्रेट की जाएंगी। और जो बेसिकली फोकल पैरे होता है, मतलब फोकल प्लेन एरे होता है, वो बेसिकली एरे ऑफ लाइट डिटेक्टर्स होते हैं, मतलब जहाँ से भी लाइट आती है उसको ईजिली ये डिटेक्ट कर सकते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि जो मिसाइल के आगे IIR सीकर लगे होते हैं उसमें इस मटेरियल्स का बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो डीआरडीओ ने बेसिकली इसको डेवलप अप कर लिया और सारे जो कंपनीज होते हैं, मतलब हो सकता है डीआरडीओ के जितने भी ब्रांचेस होते हैं उनको अब ट्रांसफ़र किया जाएगा, और साथ ही साथ जो प्राइवेट कंपनी जो कि मिसाइल बनाएंगी इंडिया में साथ में मिलकर, उन्हें भी ये चीज़ शेयर की जाएगी। पहले जो है हम इसको बेसिकली फ्रेंच कंपनी सोफिदार से मंगाते थे, जो कि इंपोर्ट किया जाता था और ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता था हमें। इवन हमारे जो अस्त्रा मिसाइल में भी लगे हुए हैं इसके सेंसर्स लगते थे, लेकिन अब इसमें इंडिया के इंडिजिनस बने हुए जो भी सीकर्स होते हैं और बाकी जितने भी चीज़ें होती हैं वो सारे लगाए जाएंगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। ये जो अपडेट है ये भी डीआरडीओ की तरफ से आ रही है। तो डीआरडीओ ने 81 mm एंटी थर्मल एंटी लेजर स्मोक ग्रेनेड बना लिया है। बेसिकली आप कह सकते हो इसकी टेक्नोलॉजी डीआरडीओ ने साथ कर ली है। तो आने वाले समय में जो भी हमारे अर्जुन टैंक्स होते हैं या फिर आप कहो कि T-90 हो गए, T-72 टैंक्स हो गए, उसमें ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट की जाएंगी। और कहने वाली बात ये है कि जो भी लेज़र रेंज फाइंडर्स होते हैं जो कि सामने वाले टैंक्स के आसपास होते हैं, जिससे वो दूसरे टैंक्स को खोजते हैं, तो इस स्मोक के थ्रू अगर आप पहले स्मोक कर देते हो या फिर आप इसे यूज़ कर लेते हो, तो जो लेज़र रेंज फाइंडर है जो कि NDYAG लेज़र रेंज फाइंडर है वो इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और वहाँ पे आप अपने टैंक को इस चीज़ से सेव कर सकते हो। तो ये हमारे टैंक्स में भी लगने वाला है। पहले हम इसे इंपोर्ट करते थे रशिया से, अब इंडिया में ही बनने वाला है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि सबमरीन से आ रही है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा इंडिया को सबमरीन्स बेसिकली चाहिए। तो अभी रशिया की तरफ से ऑफर आया 3+3 सबमरीन्स का, मतलब कि इंडिया के जो किलो क्लास की सबमरीन्स है इंडिया उसे रिफर्बिश करने के लिए रशिया ले जाएगी, जो कि 2 बिलियन के कॉस्ट में आने वाला है। मतलब रशिया ने ऐसा ऑफर दिया हुआ है कि इंडिया 2 बिलियन लगाएगी और जो 3 सबमरीन्स है जो हमारे पास ऑलरेडी किलो क्लास की सबमरीन्स है उसको रशिया जो है वो रिफर्बिश करेगी, जो आने वाले 15 सालों तक और चल जाएगी। साथ ही साथ जो रशिया के पास ऑलरेडी किलो क्लास की सबमरीन्स है उसको रशिया अपग्रेड करके इंडिया को देने वाली है। मतलब वो टोटल नई सबमरीन्स रहेंगी और हमारी जो पुरानी सबमरीन्स है उसको रशिया रिफर्बिश कर देगी। जो कि रशिया नई सबमरीन्स देगी उसमें क्रूज मिसाइल्स लॉन्च करने वाला भी सिस्टम होगा और ऐसा कहा जा रहा है कि रशिया उसमें AIP सिस्टम्स भी लगा के देगा। तो ये एक अच्छा स्टेप माना जा रहा है। मतलब $2 बिलियन में 3 सबमरीन्स हमें मिल रही हैं और साथ ही साथ हमारी 3 जो पुरानी सबमरीन्स है उसको भी रिफर्बिश कर दिया जा रहा है। तो ये एक अच्छा डील हो सकता है। अगर इंडियन नेवी इस चीज़ पर एग्री करती है तो हमारे पास 3 नए सबमरीन्स आ जाएंगे। और जहाँ की आप चाइना की भी सबमरीन फ्लीट को देखोगे तो उनके पास भी बहुत सारे जो सबमरीन है वो या तो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है या फिर कन्वेंशनल सबमरीन ही हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को खरीदते भी हैं तो ये हमारे लिए सिर्फ बेनिफिट ही करेंगे। मतलब एक सबमरीन फ्लीट को एट द एंड हम सिर्फ बड़ा कर सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट आ रही है SSN क्लास के सबमरीन्स को लेके। तो ये जो सबमरीन से इसकी जो सेरेमनी है, मतलब स्टील कटिंग सेरेमनी, हो सकता है कि वो अगले सालों में शुरुआत की जा सकती है नेवल शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम में। ये जो सबमरीन्स होने वाली है ये 6000 से 7000 टन के आसपास की सबमरीन होने वाली है और ये सबमरीन में 16 to 20 VLS होने वाले, मतलब कि वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स होने वाले हैं। और ये सारी सबमरीन्स प्रोजेक्ट 75 अल्फा क्लास की सबमरीन्स के अंडर आने वाली है। यहाँ पे एनी हाउ सारी चीज़ें बजट पे ही मैटर करती हैं। अगर इंडियन नेवी 3 सबमरीन खरीद लेती है, मतलब कि रशिया की किलो क्लास वाली सबमरीन खरीद लेती है, साथ ही साथ प्रोजेक्ट 75I भी चल रहा है, साथ ही साथ अगर हम इन सबमरीन्स के साथ भी चाहते हैं तो हमारे पास एट द एंड 2030 तक आप कह सकते हो कि बहुत सारी सबमरीन्स आ जाएंगी और 2040 तक हमारी जो पुरानी सबमरीन्स हैं उन्हें भी रिटायर करना है। तो एट द एंड हमारे पास 25 से 26 सबमरीन्स 2040 के आसपास आराम से हो जाएंगी और इन फ्यूचर हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, अगर जिस हिसाब से अगर काम तेज़ी से चले। तो अगर जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा 1 साल में हम 1 सबमरीन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो ये अपडेट आ रही है पैंगोंग TSO की तरफ से। तो पैंगोंग TSO में बेसिकली जो लेक है आपको ऑलरेडी पता होगा, वहाँ पे चाइना ने अपने असॉल्ट शिप्स डिप्लॉय कर दिए हैं। मतलब कि चाइना बेसिकली वहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए असॉल्ट शिप डिप्लॉय करा है, जो कि काफ़ी जल्द ही, मतलब कुछ दिनों में ही वहाँ पे पूरी तरीके से बर्फ़ जमने वाली है। मतलब कि पैंगोंग TSO लेक में पूरी तरीके से बर्फ़ जमने वाली है, लेकिन फिर भी चाइना ने वहाँ पे अपने शिप्स को डिप्लॉय किया हुआ है।
तो इंडिया भी अपने हैवी शिप्स को डिप्लॉय करने की प्लानिंग बना रहा है और बहुत ही जल्द वहाँ पे जो इंडियन शिप्स भी हैं, मतलब इंडियन असॉल्ट शिप्स हो गए या फिर हैवी शिप्स हो गए, उन सभी चीज़ों को डिप्लॉय कर दिया जाएगा, जो कि कोस्ट गार्ड के शिप्स हैं कुछ और कुछ इंडियन नेवी के भी शिप्स हैं, उसको वहाँ पे अगर डिप्लॉय किया जाता है तो चाइना को काउंटर करने के लिए आप कह सकते हो कि एक अच्छा मूव माना जा रहा है। और साथ ही साथ हमारे मार्कोज वहाँ पे ऑलरेडी हैं जो कि किसी भी तरीके के मिशन को परफॉर्म कर सकते हैं वहाँ पर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की तरफ से आ रही है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर इंडिया का इंडिजिनस डेक बेस्ड फाइटर होने वाला है, मतलब कि हमारे जो INS विक्रमादित्य है, INS विक्रांत है और इवन INS विशाल है, उन तीनों ही एयरक्राफ्ट से ऑपरेट होने वाला फाइटर जेट है, जो कि आने वाले समय में ऑपरेट किया जाएगा। तो इंडियन नेवी की तरफ से जो प्लान है वो बेसिकली निकल के आया है। तो यहाँ पे इंडियन नेवी ने मतलब बेसिकली गवर्नमेंट ने ADA को, मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को, इसके लिए कुछ फंड दिए हुए हैं, जो कि इंडियन जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है वो इसके लिए स्टडी करेगी और आने वाले करीबन 6 सालों तक इसके लिए स्टडी की जाएगी। और 2026 में ऐसा कहा जा रहा है कि इसको स्टार्ट किया जाएगा प्रोडक्शन में, मतलब इसको स्टार्ट किया जाएगा इसके प्रोटोटाइप्स बनाना, और 2026, 27 और 28 तक 3 प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे। और उसके बाद इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस वाले जेट्स बनाए जाएंगे, जो कि 2030 में आएंगे और फिर उसके बाद 2032 तक उन्हें यूज़ किया जाएगा। फिर फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस वाले जो जेट्स हैं वो बेसिकली यूज़ किया जाएंगे। और इंडियन नेवी ऐसा सोचती है कि 2035 तक उन्हें 40 जेट्स डिलीवर कर दिए जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है कि इंडिया की जो इंडियन नेवी है वो बेसिकली अच्छी तरीके से एक इंडिजिनस इक्विपमेंट को सपोर्ट कर रही है। पर क्या आपको नहीं लगता कि ये जो फाइटर जेट ये बेसिकली काफ़ी लेट है? मतलब TEDWF इसमें डेफिनेटली 5th जनरेशन के फीचर्स होंगे, मतलब कि जो सॉफ्टवेयर्स होंगे वो 5th जनरेशन के होंगे, या फिर आप कह सकते हो जो बाकी सारी चीज़ें होंगी 5th जनरेशन की होंगी, लेकिन ये स्टेल्थ नहीं होने वाला है। और हमें 2035 के बाद कोई भी 4th जनरेशन या 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम अगर पहले से अगर खरीद के रखें तो वो बात अलग है। लेकिन 2035 के बाद अगर हम 4.5 जनरेशन फाइटर जेट लेते हैं जो कि स्टेल्थ नहीं हो, क्योंकि उस वक्त तक काफ़ी कंट्रीज 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट पे फोकस कर रही होंगी और हमें भी एट द एंड एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पे फोकस करना चाहिए। इवन अगर TEDBF जो फाइटर जेट है, अगर उसमें हमें थोड़ा सा एक माइनस स्टेल्थ भी कैपेबिलिटीज़ डालते हैं, जो कि रेडार के पकड़ में, उसका जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो थोड़ा कम भी आए, तो एट द एंड वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और क्योंकि ये डिज़ाइनिंग फेस में है तो हम इसमें जो नोजल्स हैं, मतलब कि इंजन के नोजल्स, उसको F-35 की तरह रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा रखते हैं तो हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ और सिर्फ एक हेलीकॉप्टर कैरियर से भी काम चला सकते हैं, या फिर हम मल्टीपल हेलीकॉप्टर कैरियर्स ले सकते हैं जो कि ऐसे जो फाइटर जेट्स हैं उसको कैरी करेगा। और इवन हम उसको एक जो INS विक्रांत में विशाल आएगा उसकी जगह पे हम 2 या 3 ऐसे हेलीकॉप्टर कैरियर्स यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब बात कर लेते हैं 2 अपडेट्स के बारे में। मतलब इस वीडियो में 2 अपडेट्स अभी कवर किए जाएंगे जो कि लास्ट अपडेट्स हैं। तो यहाँ पे चाइना बेसिकली मिशंस चला रहा है इंडियन ओशन रीजन में, जहाँ पे वो मैपिंग कर रहा है, मतलब कि सी की मैपिंग कर रहा है, और वो जानना चाहता है कि इंडियन ओशन में कैसे, कहाँ पे गड्ढे हैं, या फिर आप कह सकते हो कहाँ पे जो पहाड़ के टुकड़े हैं या फिर कुछ आइलैंड्स हैं, उन सारी चीज़ों की मैपिंग कर रहा है। क्योंकि चाइना का बेसिकली प्लान ये है कि इन फ्यूचर बेसिकली वो चाहते हैं कि फ्यूचर में वो इंडियन ओशन रीजन में ज़्यादा एक्टिव रहें। इस वजह से ही चाइना अभी से ही उन सारी चीज़ों की मैपिंग, और आप कह सकते हो कि सैटेलाइट से नेविगेशन या फिर शिप से नेविगेशन, ये सारी चीज़ें चाइना अभी से ही प्लान कर रहा है। और दूसरी जो अपडेट आ रही है वो इंडियन नेवी और रशियन नेवी की तरफ से आ रही है। और रशियन नेवी और इंडियन नेवी पैसिफिक एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं इंडियन ओशन रीजन में, जो कि 2 दिन का ड्रिल होगा और वो बेसिकली दिसंबर 5 तक चलेगा। यहाँ पे इंडियन नेवी का जो फ्रिगेट है शिवालिक और एंटी सबमरीन कॉर्वेट कदमत, दोनों एक साथ हेलीकॉप्टर्स भी इसमें लगे हुए हैं जो कि एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं। और आने वाले समय में ऐसी और भी एक्सरसाइज होने वाली है नेबर कंट्रीज के साथ। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।